Hello everyone, welcome to my channel BMS Lecture. I am your teacher and guide. Today I will teach you topic परिभाषा प्रकरण in रसशास्त्र। तो आज से मेरी ये पहली वीडियो है और आज से मैं आपको BMS के कुछ कुछ टॉपिक्स जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आपको कैसा लगा, कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और जो टॉपिक आप अगला देखना चाहते हैं या जो आप पढ़ना चाहते हैं या किसी दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसकी लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है परिभाषा प्रकरण, जो कि रसशास्त्र का पहला ही टॉपिक है। इसमें आपको छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बेसिक नॉलेज ऑफ रसशास्त्र दी जाएगी, जिससे कि आपको आगे रसशास्त्र पढ़ने में ये टर्म आएंगी तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो सबसे पहले परिभाषा, ये इसका श्लोक है। ये आपकी मर्जी है, अगर आप याद करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक व संक्षिप्त द्वारा शास्त्र के जिन गुप्त, अप्रकट अथवा किंचित प्रकट तथा संगित भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त होता है उसे परिभाषा कहते हैं। मतलब जो भी हम करते हैं, कुछ संकेत करके, कुछ लिख करके अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं, कोई ऐसे भाव, संगित भाव मतलब छुपे हुए भाव, जो अर्थ उनका, जो हम बाहर खुल के बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, जिसका अर्थ हो कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू की बातें, नहीं, उनका अर्थ होना चाहिए। इस ज्ञान की हमें जिस चीज़ से भी परिपा प्राप्ति होती है तो उसको हम परिभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा ज्ञान की आवश्यकता। हमें इस ज्ञान की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? रस साधकों को प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए पूर्व रसशास्त्र की परिभाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वो भविष्य में कठिनाई का सामना ना करें। अब इनकी बात है कि रस शास्त्र में क्यों ज़रूरत पड़ी है परिभाषा की, क्योंकि जो रस साधक है, मतलब जो दवाई बनाने वाले हैं, आप लोग भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो प्रक्रिया करेंगे तो उनके रस शास्त्र की परिभाषा उन्हें पता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं आप बार बार कहोगे कि वो सब पूरा प्रोसेस बताओगे, ऐसे ऐसे करके जो वो हो रहा है वो वाला रस लाओ। सीधा आप बोल दोगे कि रस लाओ, धन्वंतरी भाग लाओ, या जो भी आप आगे पढ़ोगे वो टर्म्स आपको पता होंगी तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो इसलिए परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं धन्वंतरी भाग की, कि धन्वंतरी भाग क्या होता है। सिद्ध किए हुए रस, तेल, घृत का आधा भाग जो होता है उसे हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। पहले क्या होता था, जो भी हमारे वैद्य थे, जो हमारी दवाइयाँ बनाते थे, वो क्या करते थे, आपसे सामान मंगाते थे, आप वो दवाइयाँ बनाते थे, फिर वो आधी तो अपने पास रख लेते, आधी पेशेंट को दे देते थे, क्योंकि वो पैसे का सिस्टम नहीं चलता था, पहले ऐसा ही लेन देन होता था। तो जो भी हमने सिद्ध किया है, रस, तेल, घृत सिद्ध किया है, तो उसका आधा भाग वैद्य लेगा और आधा भाग जिसने बनाया है, राजा के लिए बनाया है या फिर किसी पेशेंट के लिए बनाया है, तो वो रखेगा। फिर अवलेह, अवलेह क्या होता है, मतलब ये जो थे ना, रस, तेल, घृत, इनका आधा भाग लेना है। और अवलेह जो होता है, अवलेह भी हमारा जो पांच पंचविध कषाय में हमने पढ़ा था, तो उसमें एक अवलेह होता था, ये भी हमारी एक मेडिसिन की फॉर्म है। तो उसका हम लेंगे आठवां भाग, मतलब 1/8, कि अवलेह का 1/8 हमने रख लिया और बाकी सारा वो पहले ज़माने में जो वैद्य रखते थे और बाकी सारा अपने पेशेंट को दे दिया। फिर सभी प्रकार की धातुओं की भस्म, पाउडर ऑफ हर्बल मेडिसिन, कास्ट औषधियों का चूर्ण, वट्टी, मोदक और पाक, इसका 1/7 पार्ट रखा जाता था। मतलब सब चीज़ों का अलग अलग था, जैसे घृत तेल का आधा भाग रख लिया, अवलेह का 1/8, और जो भी धातु, भस्म, पाउडर, हर्बल मेडिसिन, वटी, कोई मोदक या फिर कोई पाक, उसका 1/7 पार्ट वो रख लेते थे। रोगियों के लिए रोगी के ही खर्चे से तैयार औषधि का भाग आरोग्यों की प्राप्ति के लिए दिया जाता था, तो उसे धन्वंतरी भाग कहते थे। मधुत्रय या मधुत्रयक भी बोलते हैं इसको। तीन चीज़ें जो मधुर चीज़ें होती हैं उनको मधुत्रयक बोलेंगे। तो घी, गुड़ और शहद, ये तीनों चीज़ें मिलकर मधुत्रय बनाती हैं। फिर लवण तिर्यक, मतलब तीन चीज़ जो कि लवण रस की होती है, तो सैंधव लवण, रूचक और विड लवण, ये तीन नमक की बात कर दी उन्होंने। फिर लवण पंचक, अगर 5 नमक मिलेंगे तो उन्हें लवण पंचक बोलेंगे, जैसे कि सैंधव, रूचक जिसको हम सोमाचल भी बोलते हैं, विड, सामुद्र और रोमक लवण। जैसे कि सैंधव लवण क्या होता है, रॉक सॉल्ट, सामुद्र लवण सी सॉल्ट, और विड लवण को हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, रूचक लवण ब्लैक सॉल्ट, रोमक लवण लैक सॉल्ट। मतलब ये हमें इनके मॉडर्न नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि अब ऐसे बोल के तो अब ये कहीं मिलेंगे नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड वगैरह जब बोलेंगे तभी हमें मार्केट में ये मिल पाएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, लवण पंचक। फिर पंचामृत, ये तो आप सबको पता ही होगा, गाय का दूध, घृत, दही, शहद और शर्करा मिलकर क्या बनाते हैं, पंचामृत। तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था ये वाली बात की परिभाषा जानने की क्यों आवश्यकता है। तो आप सीधा बोल दोगे कि पंचामृत ले आओ, वरना आप पूरा नाम लेना पड़ता, गाय का दूध, गाय का घृत, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने
परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है रुद्रभाग। रुद्रभाग क्या होता है? वैद्यों को मिलने वाली औषधियों के मूल, मतलब जो वैद्यों को औषधियों का थोड़ा पार्ट भी मिलता है, जैसे कि आज के ज़माने में हम इसको बोल देंगे कमीशन का, जो हम कमीशन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या होता है 1/11। व्यापारी लोगों से जो औषधियाँ वैद्य एवं उनके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती हैं, उसके मूल्य का 1/4 भाग किसको जाता है? वैद्य को। जैसे कि आज के ज़माने में मेडिकल से हम कमीशन अपना सेट कर लेते हैं कि उसी मेडिकल से आप दवाई लो और फिर वहाँ पे जो पेशेंट पैसे देगा तो उसका कुछ थोड़ा बहुत डॉक्टर को भी मिलेगा। तो ये वही बात हो गई, रुद्रभाग को हम कमीशन बोल सकते हैं आज मॉडर्न ज़माने में। तो मतलब ये सारी चीज़ें पहले से ही चलती आ रही हैं। फिर उसके बाद आएगा विश्वघाती वैद्य, जो चिकित्सक व्यापारी से लोभवश अधिक रुद्रभाग वसूल कर रोगियों को खराब औषधि दिलवाता है। मतलब जो ज़्यादा ही सोचता है कि रुद्रभाग हम ज़्यादा कमीशन बांध लेते हैं, चाहे दवाई बेकार दे दे पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले तो ज़्यादा कमीशन दिलाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विश्वासघाती वैद्य हो जाएगा वो तो। फिर पंचगव्य की 5 गायों की चीज़ों का क्या होता है? गाय का दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोबर, ये सब क्या हो गया? पंचगव्य। फिर क्षीरत्रय, अर्क दूध, वट वृक्ष का दुग्ध, बड़, स्नूही क्षीर, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? क्षीरत्रय। फिर पंच मृत्तिका, ईंट का चूर्ण, लकड़ी जलाने से प्राप्त राख, घर की राख जिसको हम बोलते हैं, वल्मिका मिट्टी, दीमक जो लगती है वो वाली राख, गैरू और नमक, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पंच मृत्तिका। फिर द्रवण गण, गुंजा, रत्ती, शहद, गुड़, घृत, टनकन जिसको हम सुहागा भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोरेक्स बोलते हैं, और गुगलू, ये सब मिलके द्रावक गण होता है ये। फिर होता है मित्र पंचक, 5 ऐसी चीज़ें जो बेस्ट होती है, मतलब मित्र मित्र जैसा संयोग करती हैं, तो वो क्या होती है? गुंजा, शहद, घृत, टनकन और गुगलू। फिर उसके बाद ढालन किसे बोलते हैं? सोना, चांदी आदि धातुओं को मूसा में रखकर, ये इसका मतलब है अग्नि, अग्नि में दमन करे और पिघालने पर किसी भी द्रव, दूध हो सकता है, तेल, घी, मूत्र, स्वरस, क्वाथ आदि में डाल देना, ढालन कहलाता है। मतलब जैसे कि हमने कोई भी सोना चांदी धातुएं ले ली, फिर हमने उसको मूसा में रखकर, मतलब एक कंटेनर कह लो या फिर द्रव कह लो या फिर वो होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंट्स में तो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें रखकर हम अग्नि में उसको गर्म करने के लिए, जैसे माइक्रोवेव आते हैं, ये सब डाल देते हैं जिससे वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद तो वो आग लगी हुई होगी, तो उसे बुझाने के लिए हम कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं? या तो दूध, घृत, ये सब इनमें से कोई भी लिक्विड यूज़ करके उसे बुझाते हैं, तो ये क्या हो गया? उस चीज़ का ढालन हो गया, सोने का, चांदी का, कुछ भी। फिर आता है आवाप, किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातुओं को पिघालकर उसमें किसी अन्य द्रव्य का प्रक्षेप डालने को आवाप या प्रतिवाप कहते हैं। ऊपर ढालन में हम क्या कर रहे थे? स्वरस या लिक्विड चीज़ें डाल के बुझा रहे थे, उसमें हमें सेम वही चीज़ है, बस इसमें कोई वंग लेना है और इसमें आप लिक्विड की जगह कोई पाउडर डाल के आप उसे बुझा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आवाप या फिर प्रतिवाप। ये इसके पर्याय हैं आवाप के, प्रतिवाप या फिर आकाशगंग। सो नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक